बी फर्स्ट की क्लास में आपका स्वागत। कल अपने कर रहे थे एकाधिकार। एकाधिकार मतलब केवल एक व्यक्ति का मार्केट पर अधिकार होगा, वह चाहे तो रेट बढ़ा के बेचे चाहे रेट घटा के बेचे, वस्तु की पूर्ति पर पूर्णतः नियंत्रण रहेगा एकाधिकारी का। एकाधिकारी की कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होगी, क्योंकि अगर निकट स्थानापन्न वस्तु है तो एकाधिकार ही खत्म हो जाएगा। अब अपने एकाधिकार के अंतर्गत कर रहे थे फर्म का संतुलन। एकाधिकार में दो मेथड है, टीआर और टीसी मेथड, एमआर और एमसी मेथड। टीआर और टीसी मेथड जैसे अपने एकाधिकार प्रतियोगिता में किया था, सेम वही कंडीशन। पूर्ण प्रतियोगिता में अलग था, पूर्ण प्रतियोगिता में टीआर लाइन बिल्कुल सीधी ऊपर की ओर जा रही थी, ठीक है, जबकि एकाधिकार में टीआर पहले बढ़ी है और फिर घटी है। जिन बिंदुओं पर टीआर और टीसी का मान समान है वहां आपको न लाभ होगा और न हानि। ये ए बिंदु है और मान लो बी बिंदु है। ए से पहले टीसी ज्यादा है टीआर से और ए के बाद बी के बाद टीसी ज्यादा है टीआर से, तो यहां अपने को लॉस हानि की स्थिति रहेगी, क्योंकि लागत ज्यादा आ रही है और आय अपने को कम मिल रही है। 20 की दूरी जहां मैक्सिमम होगी वहां लाभ अधिकतम होगा। पहले लाभ बढ़ता हुआ होता है और बाद में लाभ घटता हुआ होगा। यह टीआरटीसी मेथड है। एमआरएमसी मेथड, पूर्ण प्रतियोगिता में एआरएमआर सीधी लाइन का पूर्णतः लॉसदार था। एकाधिकार प्रतियोगिता में अधिक लॉसदार था और जबकि एकाधिकार में यह बेलॉसदार होगा, नीचे की ओर झुका हुआ होगा, परंतु एआर हमेशा एमआर से ऊंची रहेगी, चाहे एकाधिकार है और चाहे एकाधिकार प्रतियोगिता है। संतुलन के लिए एमसी वक्र बनाएंगे। एमसी वक्र एमआर को जहां काटेगा वहां संतुलन होगा और ये जो लाइन ऊपर की ओर जाएगी एआर पर वहां कीमत का निर्धारण होगा, यानी कि एआर हमेशा कीमत का निर्धारण करेगा, लेकिन उसके लिए संतुलन एमआर बराबर एमसी पर होना चाहिए। यदि एमआर बराबर एमसी संतुलन को दर्शाएगा तो ऊपर की ओर जाएंगे, एआर पर कीमत का निर्धारण हो जाएगा। अब है अल्पकाल में लाभ हानि सामान्य लाभ की स्थिति। सामान्य तो अपनी ये कहते हैं कि एकाधिकारी है, एक व्यक्ति का अधिकार है मार्केट पर, तो उसको हानि क्यों होगी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें एकाधिकारी को भी हानि होती है। अल्पकाल में हानि हो सकती है लेकिन दीर्घकाल में हानि नहीं होगी। दीर्घकाल में वह हमेशा लाभ की स्थिति में उत्पादन करेगा, अल्पकाल में उसको हानि हो सकती है विशेष परिस्थितियों में। पहले अपने करेंगे अल्पकाल। अल्पकाल में तीन स्थितियां होती है, लाभ, हानि और सामान्य लाभ। लाभ की स्थिति में जो एआर लाइन है उससे नीचे एसी औसत लागत की लाइन आएगी। ये तो संतुलन है, इतना डायग्राम तो अपने प्रत्येक स्थिति में बनाना ही है। अब लागत एसी अगर पी बिंदु से नीचे है, लागत एसी क्या है, पी बिंदु से नीचे, यहां कीमत अपने को मिल रही है पी से क्यू तक और लागत मिल रही है सी से क्यू तक, तो लाभ कितना हो गया, पी सी के बराबर, और ये अपना टोटल लाभ हो जाएगा, ठीक है। शर्त क्या है, लागत क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। वैसे तो दीर्घकाल में हानि होती नहीं है, लेकिन जब कभी स्थिति विशेष में लागत कीमत से बढ़ जाए, लागत कीमत से बढ़ जाए तो अपने को हानि भी हो सकती है। अब यहां पर कीमत तो है PQ और लागत है CQ। एमसी एक्सी का रिलेशन बना रहना चाहिए।
कोई भी डायग्राम अगर ये अपने यहाँ तक ही बनाते तो गलत हो जाता। ये कंडीशन अपनी फुलफिल होनी चाहिए एसीएमसी वाली। यहाँ अपने को क्या हो रही है, हानि हो रही है क्योंकि लागत ज्यादा है। तीसरी कंडीशन है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ की स्थिति में जो ऐसे होकर है वो कीमत कर्व को टच करता हुआ जाएगा, कीमत को टच करता हुआ जाएगा, यानी कि जितनी कीमत होगी उतनी ही अपनी लागत आएगी, जिसके कारण आपको न तो लाभ होगा और न हानि। इसे सामान्य लाभ की स्थिति भी कहते हैं। दीर्घकाल में एकाधिकारी अकेला विक्रेता होता है तो उसको परिस्थितियों के अनुसार वह समझौता कर लेता है। उत्पादन ज्यादा होता है तो ज्यादा कर देगा, कम है तो कम कर लेगा, लेकिन लागत बढ़ने पर उत्पादन वह नहीं करेगा, जिस कारण से उसको केवल लाभ मिलेगा। लेकिन दीर्घकाल में अपने एलएमसी और एलएसी लिखना है। यह है एकाधिकार। अब एकाधिकार के बाद विशेष टॉपिक अपना मूल्य विभेद या विभेदात्मक एकाधिकार। मूल्य विभेद नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मूल्य का अलग अलग होना। इकोनॉमिकली मूल्य विभेद का मीनिंग है कि एक ही वस्तु के लिए अलग अलग क्रेता से अलग अलग मूल्य वसूल करना मूल्य विभेद है। जैसे इस मार्कर का मूल्य मेरे लिए 10 रुपए है, दूसरे के लिए 15 हो जाए, तीसरे के लिए 5 हो गया, तो यह मूल्य विभेद है। मूल्य विभेद उचित भी माना जाता है, क्योंकि यदि मूल्य विभेद ना हो तो उसको डॉक्टरी पेशे में उचित नहीं माना जाएगा। जैसे धनी ग्राहक है तो उससे अधिक फीस ले सकते हैं, निर्धन ग्राहक है तो उसी इलाज के लिए वो कम फीस में उसका इलाज कर देते हैं, वो मूल्य विभेद है। यानी कि डॉक्टर की फीस तो हर एक काम के लिए एक ही होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, धनी ग्राहक के लिए अधिक फीस और निर्धन के लिए कम फीस में वह काम करेगा, वह मूल्य विभेद है। मूल्य विभेद के लिए दो बाजारों का होना भी आवश्यक है। बाजार दूर दूर होंगे तो भी मूल्य विभेद होगा। जैसे एक हनुमानगढ़ है, एक पीलीभीत में वस्तु महंगी मिलेगी, हनुमानगढ़ में वस्तु सस्ती मिलेगी, दिल्ली में वस्तु उससे और सस्ती मिलेगी। दो क्रेताओं का अलग अलग होना भी जरूरी है, यानी कि दो क्रेता होंगे तभी तो मूल्य विभेद होगा, तभी तो रेट अलग अलग आएगा, अदरवाइज तो एक ही रेट रह जाएगा अगर एक ही क्रेता है तो। अब इसको अपनी समझते हैं। मूल्य विभेद 4 श्रेणियों में होता है। प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेद होता है क्रेताओं के सामर्थ्य के अनुसार। सामर्थ्य का मीन है जो व्यक्ति ज्यादा पे कर सकता है उससे ज्यादा मूल्य वसूल किया जाएगा, और जो व्यक्ति कम पे कर सकता है उससे कम मूल्य वसूल किया जाएगा। जैसे वकील धनी से अधिक फीस ले ले और निर्धन से कम ले ले, डॉक्टर धनी से अधिक फीस ले ले और निर्धन से कम फीस ले ले, यह प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेद है। फिर है द्वितीय श्रेणी का मूल्य विभेद। द्वितीय श्रेणी का मूल्य विभेद सरकारी सेवाओं में, रेलवे में, जल बोर्ड में, विद्युत बोर्ड में होता है। जैसे रेलवे है, आपने जाना दिल्ली तक है, अगर एसी में जाओगे तो आपका किराया अलग लगेगा, स्लीपर पर जाओगे तो अलग लगेगा, जनरल कोच में जाओगे तो अलग किराया वसूल किया जाएगा। यानी कि जैसी सुविधा आप चाहते हो उसके अनुसार मूल्य विभेद होगा। जाना आपने दिल्ली ही है लेकिन किराया उसका क्या है, अलग अलग है। जैसे पानी है, पानी की अगर आपने 500 यूनिट यूज की तो उसका रेट अलग आएगा, 1000 का अलग आएगा, 1500 का अलग आएगा। विद्युत है, पहली 100 यूनिट का अलग है, फिर 150 का अलग है, 200 का अलग है। यानी कि सुविधा के अनुसार जो अपने रेटों का निर्धारण हो वह क्या है, द्वितीय श्रेणी का मूल्य विभेद है। फिर है तृतीय श्रेणी का मूल्य विभेद। तृतीय श्रेणी का मूल्य विभेद है बाजार की स्थिति के अनुसार। बाजार में मांग की लोच कम है, यानी कि एकाधिकार की स्थिति है तो वस्तुओं के रेट ज्यादा होंगे। मांग की लोच अधिक है, यानी कि
एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति है तो वस्तुओं के रेट कम होंगे। चौथा है राशिपातन या चतुर्थ श्रेणी का मूल्य विभेद। राशिपातन या डंपिंग, छोटा क्वेश्चन होता है डंपिंग क्या है, राशिपातन क्या है। राशिपातन का मीन होता है वस्तु अपने देश में महंगी बिकती है और वही वस्तु विक्रेता विदेशों में जाकर सस्ती बेचता है। जैसे कोई विदेशी कंपनी यहाँ के प्रोडक्ट को फेल करना चाहे तो क्या करेगी, यहाँ के उसके रेट घटा देगी। जैसे पेय पदार्थ थे, पेप्सी और कोका कोला ने इंडिया में आके अपने रेट डाउन कर दिए, तो जो इंडियन पेय पदार्थ थे उनकी डिमांड घट गई, वो फैक्ट्रियां बंद होगी। यानी कि विदेशी प्रतिस्पर्धा को कुचलने के लिए राशिपातन किया जाता है। भारत का कोई प्रोडक्ट इंडिया में तो महंगा मिलेगा, लेकिन विदेशों में वही प्रोडक्ट है वह सस्ता बिकेगा। कारण वहां की मार्केट को अगर कोई उद्यमी खत्म करना चाहता है तो उसके लिए उसके रेट को कम करना ही पड़ेगा। वह डंपिंग या राशिपातन कहलाता है, जिसमें अपने देश में तो वस्तु महंगी बिकती है पूर्ण प्रतियोगिता के कारण, जबकि अदर जो फॉरेन कंट्रीज है वहां वस्तु को उसको कम रेटों में बेचना पड़ता है। ठीक है। मूल्य विभेद में अपने ये भी कह सकते हैं मूल्य विभेद उचित भी माना जाता है, क्योंकि सुविधाओं के अनुसार मूल्य विभेद ना हो तो अपने यह गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे स्लीपर क्लास में जाना चाहेंगे फिर तो, अगर रेट एक नहीं रहेगा तो। धन्यवाद, बाकी अपने कल डिस्कस करेंगे। बाजार का अपना वर्गीकरण हो चुका है, बाजार के तीनों फॉर्म्स अपने कर चुके हैं। अब अपने पास तो मेनली चैप्टर बचा है लाभ, लाभ के बाद ब्याज, ब्याज के बाद लगान। ये 3 टॉपिक हैं, फिर अपनी फर्स्ट पेपर का सिलेबस है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।